हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को मैंने बता रखा है कि अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट जून 2024 के लिए हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है। तो उसी के संदर्भ में आज की वीडियो मैं लेकर आई हूं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा साधारणीकरण। आज हम साधारणीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर, इकाई नंबर 3 के अंदर दिया गया है। तो एक ये बात बताना चाहूँगी कि रस निष्पत्ति जो है ये मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। रस निष्पत्ति से संबंधित जो 4 आचार्य थे, जैसे आचार्य भट्ट नायक, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक और अभिनवगुप्त, इन चारों ने रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था कौन से दर्शन से संबंधित हैं, तो ये सारे मैंने बहुत ही आसान तरीके से, और जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं उस तरीके से मैंने ये पढ़ा रखा है। तो रस निष्पत्ति आप वहाँ से देख ले, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। और आज हम पढ़ेंगे साधारणीकरण का सिद्धांत, ठीक है, जो कि आचार्य भट्टनायक ने दिया था। और इसी के साथ बात करूं शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों शब्द शक्ति मैंने बहुत ही अच्छे से अपने चैनल पर करवा रखी हैं। काव्य गुण और काव्य दोष भी आपको मिल जाएंगे, ये भी मैंने बहुत अच्छे से, आप सर्च कर लें बाय सरला मैम करके SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की वीडियोज़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। और फिर मैं साहित्य शास्त्र के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर ये सब उसमें मैं डाल दूंगी। तो ये मैंने मेरे चैनल पर पढ़ा रखे हैं। और आज हम पढ़ेंगे साधारणीकरण। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये पता चले कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साधारणीकरण का सिद्धांत। साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, भट्ट नायक। अब एक बार मैं इसकी थोड़ी सी आपको भूमिका बताऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, भट्ट नायक, ये साधारणीकरण का सिद्धांत, रस निष्पत्ति, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मुझे भी बहुत देर से समझ में आई, लेकिन जब मैंने समझा तो इन्हें बहुत अच्छे से समझा। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसी तरीके से बच्चों के दिमाग में बैठाऊं। जो डाउट मेरे दिमाग में थे, जो क्लियर नहीं हो रहे थे, वो आज मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करूं। तो साधारणीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साधारणीकरण का सिद्धांत आया कहाँ से और कहाँ से इसको शुरुआत करने से पहले आपको किन बातों का पता होना चाहिए। तो जैसे कि साधारणीकरण अभी मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था, साधारणीकरण पढ़ने से पहले रस निष्पत्ति दिया हुआ था। तो रस निष्पत्ति, अब सबसे पहले रस का पता होना चाहिए कि रस क्या होता है। देखो, जब आप कोई नाटक देखते हैं या आप किसी काव्य को पढ़ते हैं, तो नाटक को देखते वक्त और काव्य को पढ़ते वक्त आपको जिस आनंद की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अब रस निष्पत्ति क्या था कि ये जो रस है ना, इस रस का आनंद कौन प्राप्त करता है, मतलब रस की निष्पत्ति कहाँ पर होती है। तो किसी ने तो कहा कि रस की निष्पत्ति होती है जो मतलब मंच के ऊपर जो अभिनय कर रहे हैं उनके हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। और किसी आचार्य ने कहा कि वही जो दर्शक होते हैं उनके हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। किसी ने कहा कि सहृदय सामाजिक के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। तो ये अलग अलग विचार थे सभी के, ये मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखे हैं, आप वहां पर देख लें। तो रस जो निष्पत्ति थी उससे संबंधित जो आचार्य थे वो 4 थे। तो सबसे पहले जो आचार्य थे वो अभी ये भट्ट लोलट थे, और दूसरे आचार्य शंकु, और तीसरे भट्ट नायक, और चौथे थे अभिनवगुप्त। ये 4 आचार्य थे जिन्होंने रस निष्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार रखे थे कि रस निष्पत्ति कहाँ पर होती है। तो जो तीसरे आचार्य थे, आचार्य भट्ट नायक, उन्होंने ही साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। यानी कि आपसे प्रश्न अगर सीधे तौर पर पूछे कि साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आचार्य भट्ट नायक ने दिया। अब साधारणीकरण का मतलब क्या अर्थ है, साधारणीकरण
करण का मतलब है सामान्य, मतलब जो विशिष्ट नहीं है, जो मतलब जो विशिष्ट है और उसे आपको क्या करना है, सामान्य बनाना है। आपको जो पब्लिक है, जो दर्शक बैठे हैं, जो श्रोता हैं, उनको सामान्य प्रतीत हो, वही क्या कहलाता है, आपका साधारणीकरण कहलाता है। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेगा। एक तो साधारणीकरण का जो सिद्धांत था, तो भट्टनायक ने तो इसके बारे में क्या कहा, और इसके साथ ही साथ है कि दूसरे जो आचार्य हैं, तो पहले तो भट्टनायक का मत बता रखा है, पेपर में भट्टनायक के मत के अनुसार पूछा जाता है। फिर दूसरा पूछा जाता है कि साधारणीकरण के बारे में अभिनव गुप्त का क्या मत है। एक एक लाइन के प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत है। एक आपसे पूछा जाएगा कि बाबू श्याम सुंदर दास का क्या मत है, और एक डॉक्टर नगेंद्र का क्या मत है। तो यहाँ से 4 या 5 जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और बिल्कुल एक एक लाइन में मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले स्टूडेंट के लिए तो कि किस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा और आपको आंसर उसका किस प्रकार से करना है। दूसरा ये जो टॉपिक है ये सब्जेक्टिव पेपर में भी आता है, जैसे कि बीए एमए वाले स्टूडेंट्स के, और जैसे कि अभी हमने एचपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी इस प्रकार के आपके रिटर्न मतलब सब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव वाले तो अगर चाहें तो मैं 5 लाइनों में इसको समाप्त कर सकती हूँ, और 5 लाइनों में 5 ही आपको प्रश्न बताऊंगी और आपका नंबर 1 पक्का हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव वालों की वजह से मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो साधारणीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। रस सिद्धांत में देखो, रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। मतलब जो रस का सिद्धांत है उसमें साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। देखो रसानुभूति कहाँ पर होती है, चाहे तो आप नाटक के संदर्भ में लें, चाहे आप काव्य के संदर्भ में लें। जब काव्य को पढ़ते हैं तो हमें रसानुभूति होती है, और नाटक को जब हम देखते हैं तो रसानुभूति होती है। लेकिन यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जो रसानुभूति हो, साधारणीकरण जब तक नहीं होगा, मतलब चीजें आपको जब तक सामान्य प्रतीत नहीं होगी या सरल प्रतीत नहीं होंगी, तो आपको रसानुभूति नहीं हो सकती। यही है साधारणीकरण। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक को जाता है। अभी मैंने आपको बताए थे कि रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य थे, आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ये 4 थे। तो तीसरे ने दिया साधारणीकरण का सिद्धांत। ठीक है, साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। अब हम समझेंगे कि साधारणीकरण होता क्या है। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण, मतलब सामान्य करना। ठीक है, जो साधारणीकरण मतलब जो विशिष्ट है, साधारणीकरण का मतलब साधारण, जो विशिष्ट है मतलब जो विशेष है, चाहे वो अपने गुण के कारण हो, चाहे अपने किसी कार्य के कारण हो, तो उनको जब हम सामान्य कर देते हैं तो ही वो क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है। अब विभाव से आप क्या समझे, यहाँ पर एक एक शब्द आता है, उन्हीं पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखो साधारणीकरण समझने से पहले एक तो आप रस जब पढ़े होंगे तो भाव, दूसरा था विभाव, तीसरा था अनुभाव, और फिर था संचारी भाव। फिर क्या था, संचारी भाव। तो भाव, स्थायी भाव, ये थे स्थायी भाव। फिर आता है विभाव और फिर अनुभाव। तो स्थायी भाव हर एक हृदय के हर एक मनुष्य के अंतर्गत स्थायी भाव होते हैं, जो उचित परिस्थितियां देखकर वो उद्बुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विभाव कौन कौन से होते हैं। विभाव का मतलब है कारण, कि मतलब किस कारण से आपके मन में स्थायी भाव जागृत हुए हैं, उसका कारण बताना है। कारण किसके अंतर्गत आ जाते हैं, विभाव के अंदर। अब कारण जो हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। मतलब विभाववादी का मतलब होता है कारण, कि किस कारण से आपके मन में विभाव जागृत हुआ, किन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है, उन्हें ही क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं।
तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन होता है। देखो इन अक्षरों को आपके लिए समझना बहुत जरूरी होता है। एक आलंबन होता है और दूसरा होता है उद्दीपक। दूसरा क्या होता है? उद्दीपक। तो आलंबन तो होता है जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होते हैं, जिसके कारण, जैसे कि भरत ने किसको देखा? शकुंतला को देखा। शकुंतला काफी सुंदर थी, तो शकुंतला को देखकर ही भरत के मन में क्या हुआ? जो रति नामक स्थायी भाव था वो जागृत हो गया। तो भरत के मन में शकुंतला के कारण हुआ, तो शकुंतला क्या हुई? आलंबन हुई। अब उद्दीपक क्या हुआ कि शकुंतला का फूल तोड़ना, या शकुंतला की अपनी चोटी आगे करना, या उसका नाचना, या उसका गाना, कुछ ऐसी क्रियाएं जो शकुंतला के द्वारा की गई होंगी वो उद्दीपक के अंतर्गत आ जाएंगी। जिन उद्दीपक क्रियाओं को देखकर भरत के मन में रति नामक भाव जागृत हुआ वो उद्दीपक कहलाएंगे। मतलब वो क्रियाएं जो शकुंतला द्वारा की गई क्रियाएं थी वो उद्दीपक के अंतर्गत आ जाएंगी, और कारण जो था यानी कि जो शकुंतला थी जिसको देखकर भरत के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो वो आपका आलंबन कहलाएगा। ये आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे। और साधारणीकरण किसका होता है? तो साधारणीकरण होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हीं का क्या होता है? साधारणीकरण होता है। अब स्थायी भाव हर मनुष्य के अंदर, हर एक के मन में होते हैं। विभाव मैंने आपको अभी बताए, जिसके अंदर आलंबन और उद्दीपक आ जाएगा। मतलब विभाव का मतलब होता है कारण। ठीक है, किसके कारण से साधारणीकरण हो रहा है, किसके मन में हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है। मतलब जो विभाव, देखो अभी मैंने बताया कि भरत के मन में किसको देखकर? शकुंतला को देखकर क्या हुआ? रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। अब इसने कहा कि विभाव आदि का विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है। मतलब शकुंतला का जो विशेष था, जो विशेष था, शकुंतला के जो विशेष कारण थे जिसके कारण भरत के मन में स्थायी भाव जागृत हुए, तो वो विशेषत्व तो समाप्त हो गया, और शकुंतला जो थी मात्र एक साधारण कामनी मात्र रह गई थी। मतलब एक सामान्य स्त्री यानी कि कामनी मात्र रह गई थी। तो वही क्या कहलाएगा? साधारणीकरण। आप समझ गए होंगे। मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है मन से, और एक सामान्य से जब चीजें प्रतीत होने लगती हैं तो वो साधारणीकरण कहलाता है। तो क्या बताया मैंने? इस प्रक्रिया में विभाववादी का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब सहृदय पाठक के मन में किसी काव्य को पढ़कर या किसी नाटक को देखकर उसके मन में विभाव आदि का जो विशेषत्व है, मतलब जो आलंबन और जो उद्दीपक है, उनका विशेष समाप्त हो जाता है और वो सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, तब क्या हो जाता है? साधारणीकरण। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में एक दूसरा उदाहरण और देखिए। अभी मैंने शकुंतला को उदाहरण दिया था, दूसरा उदाहरण और देखिए आप। रंगमंच पर यानी कि स्टेज पर, ठीक है, रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में, मतलब यशोदा माता है जो अपने कृष्ण बेटे को प्यार कर रही है, उनके प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप मंच पर देख रहे हैं, कोई नाटक आप देख रहे हैं और उसमें यशोदा माता अपने कृष्ण के प्रति अपना वात्सल्य भाव प्रकट कर रही है, तो दर्शक क्या करते हैं? उन चेष्टाओं को देखकर ही वात्सल्य का अनुभव करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके सामने यशोदा है या भगवान श्री कृष्ण है। यशोदा माता एक सामान्य माता लगने लगती है और कृष्ण भगवान जो एक सामान्य बच्चा लगने लगता है, और जो सहृदय है यानी कि जो दर्शक हैं उनको सामान्य माँ और बेटे सामने दिखाई देते हैं, और फिर वो अपने रस का अनुभव करते हैं। यही क्या कहलाता है? साधारणीकरण। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और
अगर आप इसी तरीके के और भी टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि मैम इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप समझ गए होंगे साधारणीकरण क्या होता है। मतलब माता यशोदा यशोदा न रहकर सामान्य माता आपको प्रतीत होगी, और कृष्ण भगवान जो है कृष्ण प्रकट न मतलब कृष्ण जी को कृष्ण भगवान न समझकर एक सामान्य सा बच्चा समझकर रसानुभूति करना ही क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित, अब काव्य में भी हो सकता है और नाटक में भी हो सकता है, क्योंकि जो रस सूत्र था वो सबसे पहले भरत मुनि ने दिया था। और भरत मुनि ने क्या कहा था कि विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये वाला उन्होंने रस सूत्र दिया था। मैं आपको यहाँ लिख कर बता देती हूँ, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। विभावानुभाव, विभावानुभाव, विभाव मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी जिन्हें संचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी संयोगादृश, संयोगादृश निष्पत्ति, निष्पत्ति, ये जो सूत्र था ये सबसे पहले भरत मुनि ने दिया था। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में ये दिया था, ये सूत्र दिया था। अब इस सूत्र को पढ़कर आगे जो परवर्ती आचार्य थे उनके मन में ये विचार आया कि निष्पत्ति क्या है। निष्पत्ति शब्द का भरत मुनि ने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया था, तो आगे आने वाले आचार्यों के मन में निष्पत्ति से लेकर प्रश्न जागृत हुए। और वो आचार्य कौन कौन से थे, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, आचार्य शंकुक और अभिनव गुप्त, और इन्होंने निष्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार दिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये सूत्र जो है किसने दिया था, तो ये भरत मुनि ने दिया था। कौन सी पुस्तक में दिया था, तो ये नाट्य शास्त्र में दिया था। इन चीज़ों को आप खोल कर देखना, ये हैं विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी का मतलब संचारी भाव। इन मतलब यही हुआ, मैंने आपको यही बताया था कि जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये सारे जब मिलते हैं तो क्या आपका क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जितने भी टर्म्स थी जो संबंधित, इनसे संबंधित जो शब्द थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आगे पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्रय यशोदा के दर्शक सामाजिक की अनुभूति का तादम्य, तादम्य का मतलब क्या होता है कि जब रंगमंच पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, यशोदा कृष्ण का जो वात्सल्य प्रेम है वो दिखाया जा रहा है। मतलब ये रंगमंच है, इस रंगमंच के ऊपर यशोदा माता जो अपने कृष्ण जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट कर रही है, और इधर हमारे क्या बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो भी अनुभूति हो रही है, मतलब यशोदा माता कृष्ण जी को देखकर जो वात्सल्य भाव प्रकट कर रही है और जो अनुभव कर रही है, वही अनुभूति जब हमारे यहाँ पर बैठे हुए दर्शक या श्रोता या सहृदय या सामाजिक वो लोग अनुभव करने लगते हैं, वही अनुभूति जो यहाँ पर हो रही है, इनके द्वारा हो रही है, वही अनुभूति जब सामान्य दर्शक करने लगता है तो तादम्य स्थापित करने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका साधारणीकरण कहलाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रहकर अपने पुत्र प्रतीत होते हैं, मतलब वो बता रही थी माँ भी, सबके वात्सल्य भाव का आलंबन बन जाते हैं, इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं वो निम्नवत हैं। अब आपके यूजीसी नेट में देखो, कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन मैंने यहीं से पढ़ा था और इसी बुक से पढ़ा था, ये उपकार की बुक है, और इसी से पढ़ा था और यहीं से मेरा प्रश्न जो है बिल्कुल सही हुआ था। और जो मैंने 4-5 जो मत बताए हैं आपको, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भट्टनायक, ठीक है, इन्हीं के मत में से एक के मत के बारे में पूछा जाता है। अब भट्टनायक का क्या मत है, साधारणीकरण के बारे में क्या मत है, क्या परिभाषा दी है, वो देखते हैं। भट्टनायक ने साधारणीकरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी, भावकत्वम साधारणीकरण, यानी कि भावकत्व जो है, यानी कि जो भाव है उसी को साधारणीकरण कहा है भट्टनायक ने, यानी कि भावकत्व का जो व्यापार है वही क्या है, आपका साधारणीकरण है। देखो मैं आगे समझाऊंगी कि क्या कहा है। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है,
इस व्यापार से विभाववादी और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। यही बात मैं आपको बार बार बता रही हूं कि साधारणीकरण किसका होता है, विभाव आदि और स्थायी भाव। स्थायी भाव के अंदर क्या जाते हैं, आपके 9 स्थायी भाव। विभाव के अंदर आलंबन और उद्दीपक, आपके संचारी भाव, आपके व्यभिचारी भाव, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं और इन सभी का ही क्या होता है, साधारणीकरण होता है। तो इनकी मत से आपको ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगी भावकत्व का साधारणीकरण किसने दिया है, मतलब भावकत्वों को ही साधारणीकरण किसने माना है, तो आचार्य भट्टनायक ने माना है। आचार्य भट्टनायक ने साधारणीकरण किसको कहा है, तो भावकत्व को ही इन्होंने साधारणीकरण कहा है। अब भावकत्व है ये भी मैं आपको बताऊंगी, अभी 3 शब्द आगे आएंगे। साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं। अब भट्टनायक जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के अंदर जब मनुष्य साधारणीकरण कर लेता है, यानी कि चीजों को जब सामान्य कर लेता है, यानी कि जब उसे रसानुभूति होती है, तो सीता आदि विशेष पात्र, मतलब जो सीता और राम जैसे, मान लो रंगमंच पर आपको सीता और राम दिखाई दे रहे हैं और आप रसानुभूति कर रहे हैं, तो भट्टनायक के अनुसार वहां पर सीता और राम विशेष न रहकर सामान्य दंपति आपको दिखाई देंगे। ठीक है। स्थायी भाव अथवा अनुभाव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका विशेष संबंध विशेष से स्वतंत्र होना। मतलब सीता और राम, जैसे कि राम की पत्नी है सीता, सीता जो है राम की पत्नी है, राम जो है सीता का पति है, राजा दशरथ के बेटे हैं, वहाँ के राजा हैं, ये सब आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। संबंध विशेष आपका जो है खत्म हो जाएगी कि उसकी पत्नी है, नहीं, ये जो संबंध है उससे स्वतंत्र होना ही क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। और सामान्य रूप में प्रतीत होना ही साधारणीकरण कहलाता है। देखो कई तरीके से आपको बता दिया है कि जब रंगमंच पर अभिनीत किए गए पात्रों का संबंध विशेष से जब स्वतंत्र हो जाते हैं और सामान्य रूप में प्रतीत होने लगते हैं तो क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विभाववादी का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही क्या कहलाता है, साधारणीकरण। साधारणीकरण की सामान्य रूप में परिभाषा दे सकते हैं कि जब विभाव आदि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में साधारणीकरण का अर्थ संबंध विशेष से स्वतंत्र होना ही क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषाएं लिख सकते हैं। अब भट्टनायक शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने हैं। ये 3 शब्द आपके पास बार बार आएंगे और बार बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी इनको मैं आसान करके बताती हूँ कि ये 3 व्यापार कौन से माने हैं। एक तो अभिधा व्यापार, एक भावकत्व व्यापार और एक भोजकत्व व्यापार। तो भावकत्व व्यापार क्या होता है, जहाँ पर आप किसी काव्य को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। मतलब अभिधा क्या होता है, सीधे तौर पर आप उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब देखो शब्द शक्तियाँ पढ़ा होगा आपने, जैसे कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है कि किसी काव्य को पढ़ते ही तुरंत उसका अर्थ ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है, अभिधा कहलाता है। तो अभिधा व्यापार के अनुसार भट्टनायक के अभिधा व्यापार के अंदर हम क्या करते हैं, भट्टनायक के अनुसार हम उस काव्य का अर्थ ग्रहण करते हैं। मतलब जो नाटक या फिर नाटक से भी ले सकते हैं आप, काव्य से भी ले सकते हैं, यानी कि उस काव्य का अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि नाटक पर, रंगमंच पर जो कुछ भी हो रहा है आप उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये आपका कहलाएगा अभिधा व्यापार। भावकत्व व्यापार क्या कहलाता है, भावकत्व ही क्या है कि साधारणीकरण है। आपने अर्थ ग्रहण कर लिया, फिर आपका जो राम है, सीता है या कृष्ण है या यशोदा है, वो मतलब उन सब से स्वतंत्र हो जाना, उन संबंधों से स्वतंत्र हो जाना, अपने पराई की भावना से मुक्त हो जाना, वो आपका भावकत्व व्यापार कहलाता है। और वही क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। और भोजकत्व क्या होता है, मतलब यहाँ पर आपने अर्थ ग्रहण किया, यहाँ से आपने भाव लिया और फिर आपने रस रूप में उसका भोज किया। मतलब भोजकत्व में क्या करता है, रसानुभूति करते हैं, रस की अनुभूति करते हैं। ठीक है।
तो ये आई होप आप अच्छे से तीनों समझ गए होंगे। मैंने कई शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। इनमें से भावकत्व ही साधारणीकरण है। तो याद रखना है, भट्टनायक के अनुसार भावकत्व ही साधारणीकरण है। ये आपको बात याद रखनी है, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। भट्टनायक का साधारणीकरण से पहले साधारणीकरण से पहले मतलब जब दर्शक के अंदर साधारणीकरण नहीं हुआ था, यानी कि साधारणीकरण नहीं किया था, तो उससे पहले दर्शक जो थे सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ग्रहण करता है। मतलब सीता विशेष है, वही राम की पत्नी है, सीता विशेष है। राम भी विशेष है, वही सीता के पति हैं, दशरथ के बेटे हैं, अयोध्या के राजा हैं। इस प्रकार से आपके मन में एक विशेष छवि रहती है इन सब की। मतलब कब रहती है? साधारणीकरण से पहले। और जब आप उसका साधारणीकरण कर लेते हैं, उसका सामान्यकरण कर लेते हैं, तो जो विशेष रूप है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत, शकुंतला तथा सीता राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। स्पष्ट है कि भट्टनायक विभाववादी के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विभाववादी मतलब कारण। अब कारण क्या था? राम था या सीता था या यशोदा माता थी या कृष्ण भगवान थे, जिसके कारण आपको रसानुभूति हो रही थी। और वो सारे क्या हो गए? सामान्य हो गए। और सामान्य होते ही क्या हो गया? आपका साधारणीकरण हो गया। विभाववादी के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन विभाव आदि सभी आ जाते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखो, अभी अब पहला मत क्या था? साधारणीकरण सिद्धांत किसने दिया? आचार्य भट्टनायक ने दिया। और भट्टनायक का क्या मत है कि भावकत्व ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है। तो ये बात आपको नोट रखनी है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट और जो स्क्रीनिंग एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, अभिनव गुप्त का क्या मत है? अब हम इन्हें आसान शब्दों में पढ़ते चलेंगे कि अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि, वही विभाव आदि जिसमें मैंने कहा था शकुंतला, भरत, ठीक है, यशोदा माता, सीता, राम, ठीक है, क्या करता है कि विभाव आदि, शुरू से देखो, अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। मतलब ये पराया है, ये अपना है, इस प्रकार ये मेरा इससे लगाव है, इससे मेरा ये संबंध है, इस प्रकार की जब भावनाएं परे हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं तो क्या कहलाता है? क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने। मतलब साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक का तो हमने पढ़ लिया, उन्होंने भावकत्व को ही साधारणीकरण कहा। दूसरा, अभिनव गुप्त ने किसको साधारणीकरण कहा? ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाना ही साधारणीकरण हो जाने पर विभाववादी के संबंध में ये मतलब क्या हो जाता है? शुरू से देखो, अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। तो ये ममत्व और परत्व की बात किसने कही है? अभिनव गुप्त ने कही है। अर्थात साधारणीकृत हो जाने पर विभाववादी के संबंध में, मतलब जब मनुष्य का साधारणीकरण हो जाता है या साधारणीकरण कर लेता है काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर, तो उसके मन में ये भावनाएं खत्म हो जाती हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे शत्रु के हैं, अर्थात ये मेरे मित्र के हैं या उदासीन के हैं। इस प्रकार के भाव जो हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु ये भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रखता। मतलब अब अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, जिसे हम रसानुभूति कहते हैं, परंतु ये भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। तो अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के इन्होंने दो स्तर बताए हैं। एक तो पहले स्तर पर विभाववादी का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है, मतलब विशिष्ट, व्यक्ति विशिष्ट, किसी व्यक्ति के साथ उसका विशिष्ट संबंध क्या है, एक तो ये खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है, सामाजिक का,
ठीक है, सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। सामाजिक या सहृदय पाठक कह सकते हैं, या श्रोता कह सकते हैं, या दर्शक कहते हैं। मतलब दर्शक का भी व्यक्तित्व बंधन समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति विशिष्ट है उसका भेद जो विशिष्ट है संबंध वो भी समाप्त हो जाता है। ये आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है। ठीक है, तो अभिनव गुप्त की आपको कौन सी बातें याद रखनी है? और अभिनव गुप्त ने कहा है कि विभाववादी के साथ साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है, और साथ ही साथ सामाजिक अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। सामाजिक अनुभूति मतलब सहृदय जो पाठक है, जो दर्शक है, वो उसका भी साधारणीकरण हो जाता है। स्पष्ट है कि आचार्य अभिनव गुप्त विभाववादी का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण मानते हैं। तो भावगत व्यापार ही साधारणीकरण है, ये बात किसने कही थी? आचार्य भट्टनायक ने। और ममत्व परत्व के संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण मानते हैं आचार्य अभिनव गुप्त। ये पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है। सीधे तौर पर आचार्य विश्वनाथ का क्या मत है? आचार्य साधारणीकरण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने निम्न मत दिया: परस्य न परस्यति, ममेति न ममेति च, तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। ये बात किसने कही? आचार्य विश्वनाथ ने। इसका भावार्थ क्या है? अर्थात विभाववादी का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। अब आप ध्यान कैसे रखेंगे? कैसे? सबसे पहले आचार्य भट्टनायक ने तो कहा कि भावकत्व का व्यापार क्या कहलाता है? साधारणीकरण। आचार्य अभिनव गुप्त ने क्या कहा? ममत्व परत्व की भावना से स्वतंत्र हो जाना ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण। आचार्य विश्वनाथ का क्या मत है? कि अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना। विश्वनाथ का कैसे याद रखेंगे? जैसे कि ये विश्व है, और इस पूरे विश्व में कहेंगे कि ना ये अपना नहीं है भाई, ये पराया है। ठीक है, तो अपने पराये की भावना से स्वतंत्र हो जाना ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है अभिनव गुप्त का, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। आचार्य विश्वनाथ का हम पढ़ रहे हैं, और आचार्य विश्वनाथ का भी आपको शायद अपना तो मतलब अपने पराये की भावना से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अर्थात आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं कि ये मेरे नहीं है, दूसरे के हैं, अथवा दूसरे के नहीं है, ये मेरे हैं। इस प्रकार की भावना जब समाप्त हो जाती है तो क्या कहलाता है? इस प्रकार का विशेषीकरण जब समाप्त हो जाता है तो साधारणीकरण होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादम्य भी माना है। ठीक है, आश्रय के साथ साथ मतलब जो विभाववादी है, अर्थात उसकी जो चेष्टाएं हैं, आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, उनके साथ साथ जो पाठक है, जो दर्शक है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, सब कुछ जब इन दोनों का तादम्य स्थापित हो जाता है, दोनों के अंदर एकता स्थापित हो जाती है या तादम्य स्थापित हो जाता है, तो तब क्या हो जाता है? साधारणीकरण। ठीक है, गुलाब राय जी का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभाव आदि सभी का स्थानिक साधारणीकरण मानते हैं। ये बात तो इससे पहले वाले आचार्य भी मानते हैं। आप सीधे तौर पर देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साधारणीकरण के बारे में अपना क्या मत दिया है। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो आलंबन से बना है, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। अभी आलंबन मैंने बताया था कि आलंबन और उद्दीपक ये भी विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब विभाव शब्द प्रयोग न करके आलंबनत्व धर्म का प्रयोग शब्द जो है प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और विभाव के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक आलंबन आता है और दूसरा आपका उद्दीपक आता है। तो आलंबन जिसके कारण आपके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, और आलंबन की जो चेष्टाएं होती हैं, जैसे कि किसी का नाचना, हंसना, फूल तोड़ना उद्यान में, ये उद्दीपक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? साधारणीकरण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। तो इसके बारे में जो कुछ दे रखा है वो भी आप देख लें। बाकी ये सारा अब जाके खास नहीं है इतना। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः
सबके उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। तो ये बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, बात वही है जो हम अब तक समझ रहे हैं। काव्य का विषय सदा विशेष रहता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। कह रहा कि जो व्यक्ति विशेष होता है उसी के मन में रसानुभूति होती है। तो कह रहा कि काव्य का जो विषय होता है, मतलब जिस काव्य को पढ़कर हम रसानुभूति कर रहे हैं, जो काव्य का विषय है वो विशेष रहता है, वो सामान्य नहीं होता, लेकिन वह व्यक्ति ही सामने लाता है। ठीक है, कह रहा कि वह व्यक्ति सामने लाता है। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठक या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। इस बात को ध्यान से सुनना, मतलब कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित, जैसे काव्य है, काव्य की कोई पंक्ति है, उसमें कुछ वर्णन किया गया है और उस वर्णन में भी कोई ना कोई भाव है। अगर वही भाव श्रोता के मन में भी आ जाता है तो क्या कहलाता है? वो साधारणीकरण कहलाता है और उसी को वो आलंबन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन भी हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। तो इनका आपको याद रखना है कि आलंबनत्व, ये याद रखना है मुख्य रूप से कि किसको साधारणीकरण माना है। तो आलंबनत्व जो धर्म है उसी को साधारणीकरण माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आप ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लास्ट में संक्षेप में दे रखा है कि आलंबनत्व धर्म को ही क्या मानते हैं? साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास का क्या मत है? जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था तो आचार्य श्याम सुंदर दास जी के मत के अनुसार पूछा था कि साधारणीकरण क्या है, तो उसमें मधुमालती की भूमिका उसमें पॉइंट में था, मतलब ऑप्शन में था, और मैंने मधुमालती को टिक किया। तो ये 4 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। हाँ, जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिखने हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आचार्य श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? आचार्य श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के साधारणीकरण संबंधी मत की आलोचना की और इस संबंध में अपना मौलिक मत दिया। उनके मत का सार निम्नवत है। श्याम सुंदर दास है हृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास किसके चित्त का साधारणीकरण मानते हैं? सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त को ही क्या मानते हैं? साधारणीकरण मानते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या करने में उन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है। याद रखना है, मधुमती श्याम सुंदर दास। मती मतलब बुद्धि। भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निर्वितर्क अवस्था में होता है। मतलब कह रहा है कि जब मनुष्य की मधुमती भूमिका में जब हमारा चित्त जो है, जो हमारा हृदय है, जो हमारा चित्त है, जब वो मधुमती की भूमिका में पहुंच जाता है तो वो बिना किसी तर्क वितर्क की अवस्था में होता है, अर्थात उसके अपने कोई तर्क वितर्क नहीं होते हैं। वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी इन तीनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। क्या कहा है? वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु का संबंध, मतलब किसी वस्तु को देखकर अगर आपके मन में, मतलब ये कह रहा है कि श्याम सुंदर दास जी कि जब मधुमती की अवस्था में जब सहृदय पाठक का चित्त पहुंच जाता है, ठीक है, तो वह कौन सी अवस्था होती है? निर्वितर्क अवस्था होती है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता है। निर्वितर्क और एक दूसरा है वितर्क। अब कह रहा है कि वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी तीनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। देखो, मैं आपको अभी बताऊंगी इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। इसी शब्द अर्थ ज्ञान, इसी को शब्द अर्थ और ज्ञान भी कहते हैं। योगी जब मधुमती भूमिका में प्रवेश करता है तब उसका चित्त ज्ञान की
निर्वितर्क अवस्था में रहता है, अर्थात उसे केवल वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं। आप समझ गए होते होंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि कोई योगी है, जब वह अपने चित्त को मधुमति की भूमिका में प्रवेश करवा देता है तो उसका चित्त जो है ज्ञान की निर्वितर्क, मतलब कोई तर्क वितर्क, यानी कि ये वस्तु किसकी है किसकी नहीं, अपना पराया, सब समाप्त हो जाता है, सब तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाता है। अर्थात उसे केवल जो सामने उसके, कह रहा है कि श्याम सुंदर दास जी कह रहा है कि जब सहृदय पाठक का चित्त जब मधुमति की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके सामने जो वस्तु है ना, उसे केवल वो वस्तु ही प्रतीत होती है। उस वस्तु का किसी के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, वो सब प्रतीत नहीं होते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। साधारणीकरण की स्थिति भी इस मधुमति भूमिका जैसी ही है, इसलिए यहाँ पुत्र की प्रतीति केवल पुत्र के रूप में ही होती है। यहाँ प्रतीति प्रतीक मतलब आपको आपको दिखाई देना, प्रतीत, ठीक है। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलंबन होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि आचार्य श्याम सुंदर दास चित्त के एक तान और एक लय होने को साधारणीकरण मानते हैं। कह रहा है कि जब हमारा चित्त जो है ना, उसको जो वस्तु दिखाई दे रही है वो केवल एक वस्तु दिखा रही है, ना तो उस वस्तु का किसी से कोई संबंध दिखाई दे रहा है, वो एक तान और एक लय, मतलब एक ही वस्तु दिखाई दे रही है, वही क्या कहलाती है, साधारणीकरण कहलाती है। और श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का चित्त जब साधारणीकरण में पहुंच जाता है तो उसे वो वस्तु भी साधारण प्रतीत होने लगती है। तो आचार्य श्याम सुंदर दास की दृष्टि विषय की अपेक्षा विषयी की ओर अधिक रही है। वे हृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। और बाबू गुलाब राय के अनुसार श्याम सुंदर दास जी के मत में विषय की उपेक्षा हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रसानुभूति की दशा में हृदय का चित्त एक तान एक तय हो जाता है और उसमें अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। अतः यदि पाठक या श्रोता के चित्त की दृष्टि में विचार किया जाए तो उनका मत ठीक प्रतीत होता है। तो मधुमति की भूमिका स्वीकार किया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र का क्या मत है साधारणीकरण के बारे में, ये लास्ट है बस। साधारणीकरण के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत भी महत्वपूर्ण है। वे कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। अब आपको ये बात स्वीकार कर लेनी है कि कवि की अनुभूति में साधारणीकरण होता है या नहीं होता, क्योंकि ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है और डॉक्टर नगेंद्र के मत के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। उनके मत का सार निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, निम्नलिखित पंक्तियों से आप समझ सकते हैं। साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, मतलब आपको ध्यान रखना है। भट्टनायक ने तो क्या कहा था, सहृदय सामाजिक के हृदय में क्या होता है कि सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, भाव का तो ही साधारणीकरण है। और इन्होंने क्या कहा है, साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो परिभाषिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सबकी अनुभूति को जगा सके। मतलब मैं एक कवि हूँ, मैं कोई पंक्ति लिख रही हूँ, मान लो मेरे मन में कोई भाव आया, कोई अनुभूति आई, अनुभूति की रचना ही तो कविता कहलाती है। देखो कोई भी रचना, कोई भी कविता कैसे बनती है, मान लो मैं कवि हूँ, मैं कवि नहीं हूँ, या मेरे मन में कोई अनुभूति आई या कोई विचार आया, मैंने उसको लिखित रूप दे दिया, उसी भाव को, जो जिस भाव से मेरे मन में अनुभूति हुई थी उसी भाव में उसको लिखित रूप दे दिया, और उसी अनुभूति को और उसी भाव को जो पढ़ने वाला श्रोता है महसूस करने लगे, उसी भाव और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में मैंने लिखा था जब उसे किया था, तो वही क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपने अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है, पाठक भी कवि का साधारणीकृत भावना का आस्वाद
करता है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद रूप है। अब आप समझ रहे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलंबन माना था। कवि की मानसिक दृष्टि है उसे साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्ट, नायक और अभिनव गुप्त का प्रतिपाद्य है, मतलब कवि की अनुभूति का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के इस मत से स्पष्ट है कि वे आलंबन के साधारणीकरण का विरोध नहीं करते, अपितु ये मानते हैं कि आलंबन में भी साधारणीकरण की शक्ति कवि की इस अनुभूति के कारण ही आती है। मतलब सबने अपने अपने विचार से अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। निष्कर्ष यहाँ पर आ गया है। तो निष्कर्ष क्या है, हिंदी विद्वानों ने साधारणीकरण के संबंध में जो मत व्यक्त किया है उससे हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? एक तो साधारणीकरण जो है आलंबनत्व धर्म का होता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है, ये बात श्याम सुंदर दास जी ने भी कही है और ये भट्टनायक ने भी कही है। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि कवि की अनुभूति का होता है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। वस्तुतः ये जो तीनों बातें अभी बताई हैं एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्ल जी की दृष्टि भाव पर ही है, जबकि श्याम सुंदर दास की दृष्टि श्रोता के चित्त पर। अतः ये निष्कर्ष निकालना उचित होगा, देखो शुक्ल जी ने की दृष्टि भाव पर है कि डॉक्टर नगेंद्र का मत दोनों का समन्वय करने वाला, मतलब दोनों में सामंजस्य बैठाता है डॉक्टर नगेंद्र का मत, इसलिए ये अधिक उपयुक्त है। तो ये बात थी, तो ये साधारणीकरण था। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।